नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +2 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक के अंदर उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारा डिस्कशन था वो आसियान जो एक संगठन था उससे संबंधित था। किस तरीके से आसियान देशों के जो उद्भव के बाद उसके गठन होने के बाद के समय काल से लेकर वर्तमान तक उसकी जो परिस्थिति है वो किस तरीके से संगठित मानी जा सकती है और विश्व के प्रत्येक जो आज अमेरिका और चाहे चीन है वो आसियान की जो भूमिका की बढ़ती हुई भूमिका को नकार नहीं सकता। तो इसी के इर्द गिर्द हमारा आगे का आज का जो लेक्चर है वो चीनी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है। किस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था थी विकसित हुआ और उसके बाद किस तरीके से उसने प्रोग्रेस है वो करते चले गए। अगर आज के संदर्भ में अगर इसकी बातचीत करें तो थोड़ा सा आपको कुछ बातें बताने चाहूँगा। जिस तरीके से कोविड-19 जो ये वायरस चला हुआ है, बड़ा भयानक वायरस चला हुआ है। ये जो हम देख भी रहे हैं, इसका जो अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। तो आप किस तरीके से इसको जो आप रिप्रेजेंट वो कर रहे हो इस कोविड-19 को। अगर आप कोविड जो 19 है वो किस वजह से और ये कोविड-19 है वो इसकी फुल फॉर्म बताइए पहले तो आप मेरे को। आपको मैं आज एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। COVID कोविड-19 है, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। COVID ये फुल फॉर्म नहीं है वैसे, ठीक है। आप इस वीडियो के लेक्चर के अंदर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इस कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। दूसरा, आज कल न्यूज़पेपर में आई हुई थी कि किस तरीके से जो विश्व के अन्य देशों के द्वारा जो चीन की सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है WHO की तरफ से, और देशों का WHO पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि जो चीनी सरकार है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 है वो उसका हमें रिज़ल्ट है या उसकी कुछ पहलू हमें उजागर है वो नहीं कर रहा है। क्योंकि जब जनवरी से पहले इसका जब उदय हुआ था उस समय जब चीनी सरकार को इसका पता लगा था और लगभग जनवरी के लास्ट में एंड में इन्होंने WHO इससे अवगत कराया था कि एक नया वायरस आया हुआ है जो महामारी का रूप है वो ले सकता है। और काफ़ी लेटर जाकर इन्होंने इस WHO का अवगत कराया था और बाकी देशों के लिए जितने भी चीन ने डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थी वो रोक दी थी। चीन के द्वारा इस कोविड-19 का पता लगने के बाद सारी की सारी जो डोमेस्टिक घरेलू विमान थे वो रोक दिए गए थे और इंटरनेशनल जो एयरलाइन थी वो बंद नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ भी कल तो शामिल हो गया था। और चलो यूरोपीय संघ पे क्वेश्चन याद है। यूरोपीय संघ के वर्तमान समय में कितने देश हैं आपको ये कमेंट करके बताना है। एक तो ये क्वेश्चन है कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। आपको इस वीडियो के कमेंट करके बताना है कि कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है और यूरोपियन संघ के टोटल वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो कल यूरोपीय संघ के देशों के द्वारा भी WHO पे प्रेशर बनाया गया और WHO भी मान गया भी चलो हम इसकी जांच की जो आदेश है वो देते हैं या करते हैं। और अभी शायद 1-2 दिन में जो WHO के जो निर्देशक है वो भी शायद चेंज हो जाएंगे। वो हमारे भारतीय मूल के जो व्यक्ति है वो बन जाएंगे। तो शायद हो सकता है तब भी कुछ पहलू है वो पॉजिटिव मिले हमें। तो बड़ा इफ़ेक्ट इसके अंदर डाला जा सकता है, रखा जा सकता है और अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम के द्वारा इसका देखा जा सकता है किन तरीक़ों से, किन व्यवस्थाओं के माध्यम से जो चीनी सरकार के द्वारा जो
भूमि रचनात्मक लगाई गई है अपनी तरफ से, उसका किस तरीके से इफेक्ट रहा है, बड़ा इसका मेजर इफेक्ट माना जा सकता है चीनी अर्थव्यवस्था का। तो वो सभी का वर्णन किया गया किस तरीके से जो चीनी सरकार के द्वारा एक जब 1948 के अंदर ये चीन आज़ाद हुआ था, तो भारत के समय के दौरान ही ये चीन और भारत आज़ाद हुए थे। लेकिन आज चीन की अर्थव्यवस्था थी वो भारत से कई लाख गुना अधिक है। तो किस तरीके से उसने अपने आप को बिल्डअप किया, क्या क्या उसकी रणनीति रही होगी, उन सभी का उल्लेख है वो किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब हम अपने एक बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी देश शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन के रुख है वो करते हैं। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह से देखा जा रहा है, उससे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक बता रहा है। एक आगे एक कार्टून दिया गया, आपको मैं कार्टून दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, ये कार्टून बनाया गया, एक चीन की दीवार बनाई गई है पीछे दे रखा है इसके अंदर, और एक आगे ड्रैगन बनाया गया है इसका, और फिर एक व्यक्ति है जो इसको रोक रहा है, ये बढ़ रहा है और इसको रोक रहा है। तो इसकी बढ़ती हुई शक्ति को तो चलो हम न्यूज़पेपर के थ्रू कहीं ना कहीं हम देख भी रहे हैं और इस पॉइंट को समझ भी रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था है, चाहे आर्थिक हो चाहे पॉलिटिकल पावर हो, वो विश्व को कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश है वो कर रहा है। विश्व शक्ति के रूप में वो अपने आप को उदय होने की कोशिश कर रहा है। आज विश्व के सभी जो देश हैं, सभी उनकी पॉलिसी है वो बंद पड़ी है, और चीन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नाप रहा है। आपने शायद देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले वो आया हुआ है। ये दूसरी बार चीन के द्वारा तीसरी बार, लास्ट 2005 में चीन ने माउंट एवरेस्ट की जो हाइट को मापा था, तो ये तीसरी बार माउंट एवरेस्ट की जो हाइट को वो माप रहा है। ठीक है, यानी कि विश्व की सारी अर्थव्यवस्था इकॉनमी है वो दराशे हुई पड़ी है, और चीन ऐसा मैं तो थोड़ा सा इसको अलग से कहूँगा, एक कमीना टाइप का सा, कि अपनी इकॉनमी बूस्ट करने के चक्कर में उसने ये वायरस बनाया, क्या किया, मतलब पता नहीं क्या इसके दिमाग में खुराफाती बातें चलती रहती है। वो तीसरी दफ़ा माउंट एवरेस्ट की हाइट को पैमाइश कर रहे हैं, और जहाँ सारी दुनिया अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं। और कुछ ये भी न्यूज आई थी पिछले दौरान कि ये जब वायरस चीन के अंदर एक्टिव हुआ था, उस समय यह पता लगा था, उस समय चीन ने गाइडलाइन के लिए या जितने भी रिसर्च हुई थी, विश्व के लगभग सभी देशों से, अमेरिका भी इसमें शामिल था, इटली भी था खास करके, मास्क, सैनिटाइज़र, वेंटिलेटर, बड़ी काफ़ी तादाद में उसने ये सारे अपने देश में मंगवा लिए थे, इंपोर्ट करवा लिए थे इसने। मास्क, सैनिटाइज़र, वेंटिलेटर, जितने भी मेडिकल सुविधाएं थी सभी की सभी इसने, चीन ने अपने पास है वो ग्लव्स, ये सारी किट वगैरह थी वो मंगवा ली थी, मतलब। और उसके बाद कहते हैं कि जब ये वायरस चीन ने कंट्रोल किया तब तो ठीक है, उसके बाद दूसरे देशों में जब ये वायरस वो फैला, तो चीन ने वही जो किट और जो सप्लीमेंट थे, मेडिकल सुविधाएं थी, ग्लव्स थे, मास्क थे और सैनिटाइज़र, वेंटिलेटर, वो महंगे दामों में उन्हीं देशों के द्वारा बेच दिए। मान ली एक जो पहले वो रिसोर्स थे वो उसकी कीमत मान लो उसको 4-5 रुपये पड़ी थी, और बाद में वही जो मेडिकल सुविधाएं थी वो 50 रुपये के दामों के उनको बेच दिए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा टेंडेंसी उसकी रहती है, थोड़ा नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, इनकी थोड़ा अलग टेंडेंसी ही है, ये अलग खुराफाती सी देश है वो माने जा सकते हैं। तो आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह से देखा जा रहा है, उसको अगले पन्ने पर अंकुरित है कार्टून के ठीक ठाक बता रहा है। यानी कि एक जो ड्रैगन है वो भारत की तरफ या एक बाउंड्री से क्रॉस कर रहा है, उसको एक व्यक्ति के द्वारा रोका जा रहा है, तो ये भारत की तरफ इंडिकेट है वो कर रहा है कहीं ना कहीं। अब आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश या डोकलाम और असम के अंदर भी कुछ भारतीय और चीनी सैनिकों के द्वारा कुछ विवाद हुआ था, तो वो एक टेंडेंसी है भारत को इसके सामने खड़े होने की बता रहा है। तो 1978 के बाद से चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरते के साथ
देखा जा रहा है, यानी कि इसकी जो इकोनॉमिक बूस्टअप के रूप में 1978 के आसपास इसकी जो इकोनॉमी को डेवलपमेंट देखा जा सकता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि है वो कर रहा है। जिस तरीके से चीन के द्वारा इसकी वृद्धि की जा रही है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से आर्थिक रूप से माना जा सकता है, और माना जा रहा है कि इस रास्ते से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। मुझे तो लगता है 2040 तो खैर ज़्यादा है, ये 5-10 सालों में इस अभी जो ये कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की जो इकॉनमी है वो धराशायी है, उसकी वजह से मुझे तो ये 2040 लगता नहीं है कि जो चीन है वो अमेरिका को 2040 में पीछे पछाड़ देगा। ये 5-4 सालों में पीछे पछाड़ देगा। 25 में मुझे लगता है ये पछाड़ देगा अमेरिका को, क्योंकि उतनी बड़ी उसकी इकॉनमी को बूस्ट मिला है अभी इसी कोरोना वायरस की वजह से, मेडिकल सुविधाओं से और अन्य सप्लीमेंट उसने सप्लाई किए हैं काफ़ी। मतलब 3 दिन में एक पर्सन ने, मैंने अभी पिछले दिनों न्यूज़ देखी थी, एक व्यक्ति ने 3 दिन में मास्क बनाने की उसने फैक्ट्री खड़ी कर दी जिसमें लाखों की तादाद में मास्क बनते हैं 3 दिन में। तो थोड़ा सा देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाता है तो चीन काफ़ी ज़्यादा आगे एडवांस बना हुआ है, तो उसकी वजह से 2040 तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा है, उससे पहले ये काम हो जाएगा। आर्थिक स्तर पर अगर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्वी एशिया के विकास का इंजन बना हुआ, और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जिस तरीके से इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए पड़ोसी मुल्कों के साथ उसके जुड़ाव की नीति रही है, ये अपने आप का मतलब साबित करने के लिए उसकी जो क्षेत्रीय नीति रहा है और जिस तरीके से उसका प्रभुत्व बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे उसका जो इकोनॉमिक्स रूप में या पॉलिटिक्स रूप में उसका प्रभाव है वो महत्वपूर्ण है, वो माना जा सकता है। इसकी विशाल आबादी, एक बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय स्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेजी आर्थिक विकास के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब जिस तरीके से आज के समय के अंदर चीन के अंदर इसकी बढ़ने की जो कारगर जो टेक्नोलॉजी है वो उसका डिपेंडेंट होना है। चीन सभी टेक्नोलॉजी के मामले में डिपेंडेंट है। अभी मोदी जी ने 4-5 दिन पहले भारत आत्मनिर्भर अभियान है वो उसकी घोषणा की थी। तो चीन तो आज से 30 साल पहले ही आत्मनिर्भर बना हुआ है। उसकी इकॉनमी का बूस्ट करने में उसका सबसे बड़ा रोल ये है वो अपने संसाधनों का उपयोग है अपने बेहतर तरीके से कर रहा है। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुए साम्यवादी क्रांति के बाद चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की सोवियत मॉडल पर आधारित थी। यानी कि सोवियत का मतलब है जिसमें संसाधनों के जितने भी समान संसाधन हैं सभी व्यक्तियों का सामाजिक रूप से उस पर अधिकार होना। तो ये माओ त्से तुंग का सिद्धांत था जो 1948 की आज़ादी के बाद 1949 में अपनाया गया था। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। इससे में उनके पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा वो नहीं था। यानी कि बाकी पश्चिमी देशों से उन्होंने अपने सारे रिलेशन है वो समाप्त कर लिए थे और अपने ही संसाधनों का उपयोग करने के लिए उन्होंने जो गुजारा करने के लिए टेक्नोलॉजी या जुगाड़ का उपयोग है वो किया। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिलती रही। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकाल कर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग करने पर जोर है वो दिया था। यानी कि जो साम्यवादी इन्होंने कम्युनिस्ट जो पार्टी या जो डेवलपमेंट इन्होंने अपनाया था उसकी वजह से जो खेती पे जोर देने की जोर देने के बाद सारा नियंत्रण है वो उन्हीं के द्वारा इनका किया जाता है और उद्योगों पे उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर है वो दिया था। क्योंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों पर धीरे धीरे गले स्तर पर तैयार करना शुरू कर दिया। यानी कि होममेड सामान को इन्होंने परियोजित करने के लिए, उसका विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए सबसे अच्छे तरीके से अपने संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण था कि ये अपने संसाधनों का कितने बेहतर तरीके से उपयोग है वो कर सकते हैं, कि विदेशी मुद्रा विदेशों के साथ ही व्यापार करते ही नहीं थे और विदेशी मुद्रा के इनकी किसी भी तरह का हस्तक्षेप है वो नहीं था। इस मॉडल ने चीन में अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़े करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया।
यानी कि जब उनके पास था कि हमारे पास जो संसाधन, उन्हीं के संसाधनों के द्वारा हमारा उपयोग है वो किया जाएगा, और जितनी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए संसाधनों का बेहतर तरीके से उन्होंने उपयोग करना है वो सीखा। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजना को लाभ देने के मामले में लाया गया। उसने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे वो निकल गया। अब जिस तरीकों, जिन माध्यमों के द्वारा अपने रिसोर्स के साधनों का उपयोग किया जा रहा था, जितने भी इनके संसाधन थे उनका बेहतर तरीके से उपयोग करना, उनका समायोजन करना, वो बुलडअप हो रहा था। और सबसे कार्य ये था कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर है वो बनाना चाहते थे। जितने भी इनके पास संसाधन थे वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने आर्थिक विकास करने के लिए जो उनके पास खेती थी उसको डेवलपमेंट किया, उसको प्लान किया, उसको डेवलपमेंट किया, किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई, मंडियां का विकसित किया, बागवानी, हर चीज़ों के लिए आत्मनिर्भर बनाया उन्होंने। नौजवान आज वर्तमान समय में हम देख सकते हैं दूध उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान, पहला स्थान मुख्य रूप से चीन का ही माना जाता है। तो कितने भी खाद्य सामग्री हो, फसल से संबंधित कोई भी खाद्य उत्पादन हो, चीन का कहीं ना कहीं फर्स्ट विश्व के 5 देशों के अंदर उसका नाम है वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। किसी भी प्रोडक्शन के मामले में आ जाइए आप, किसी भी प्रोडक्शन के मामले में आप देख लीजिए, उसका डाटा देख लीजिए, आपको चाइना के पहले 5 देश विश्व के आपको मिलेंगे। उसमें से जो अधिकतर है 70-80% तो आपको फर्स्ट 3 देश ऐसे मिलेंगे जिसका या टॉप लेवल पे होगा, जो प्रथम 3 देशों के अंदर उसका नाम है वो मिल जाएगा। तो सबसे अधिक मेडिकल सुविधाएं उनको प्रदान करना, सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर को डेवलप करना, उसके साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना, लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना और नागरिकों को शिक्षित करना, एजुकेट करना, ये सबसे महत्वपूर्ण था। लोग जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, समझेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे और उससे अधिक अधिक किसानों को योजनाएं बनाना, उसके अलावा जो नागरिक हैं उनको मेडिकल सुविधाएं देना, शिक्षित करना और मेडिकल सुविधाएं देना, ये सभी का सभी फोकस चीन का सरकार का अपने नागरिकों के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए माना जा सकता है, देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो पूंजीबाजी या कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से वहाँ जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर एक ही पार्टी है सीसीपी कम्युनिस्ट, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है जो, और सभी चीज़ें उसी के नियंत्रण में की जाती है। जो जिस तरीके से आपने लोकतंत्र में हम देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर किसी व्यक्ति पर्सन को अगर सरकार के द्वारा उसे आघात पहुंचाया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ कानून ही ऐसे बने गए कि सरकार के द्वारा हम दमन का रास्ता है वो नहीं अख्तियार कर सकते। लेकिन चाइना की जो गवर्नमेंट, वो कम्युनिस्ट जो पार्टी कुछ इस तरह की है कि वहाँ एक ही पार्टी सिस्टम है और सारी चीज़ें जो देश के जितने भी संसाधन है वो सरकार के नियंत्रण में, और उन्हीं के द्वारा उनकी योजनाएं वो निर्धारित की जाती है और उसी के माध्यम से उसका निर्धारण है वो किया जाता है। इवन के वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी है, वो भी एक ही है, वो भी सरकारी है। हमारे तो यहाँ पर आपको हमारे टीवी चैनल पे आपको जो न्यूज़ चैनल है वो आपको 100 के करीब न्यूज़ चैनल मिल जाएंगे, नेशनल और रीजनल को मिला दिया जाए, और सभी के ऊपर डिबेट करने का अधिकार है। इवन कि हमारे तो प्रधानमंत्री को भी अगर ये मान के चलो, अगर किसी ने गालियाँ निकालनी है तो आराम से निकाल सकता है, क्योंकि भैया मौलिक अधिकार है, उसका बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो निकाल रहा है तो निकालने, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। और जैसे ये कोरोना वायरस अभी चला हुआ है, तो शुरू में एक डॉक्टर ने इसकी एक वहाँ पे पता नहीं WeChat या व्हाट्सएप वगैरह कुछ सोशल मीडिया है, जो बाहर के जितने भी जो सोशल मीडिया वहाँ पे नहीं चलते हैं। चाइना के अंदर सारी चीज़ें अपनी बुल्डअप हुई है। WeChat वगैरह पता नहीं कौन सा उनका व्हाट्सएप एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे हमारा व्हाट्सएप वगैरह है, वहाँ पे उनका WeChat है। तो एक डॉक्टर ने सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में बताया था और उसके ऊपर लोगों को भी अवगत कराया था। तो बाद में जब सरकार को, और सरकार जो भी सोशल मीडिया उनका खुद का, उनका सोशल तो नहीं है, सोशल मीडिया ये मेरे नज़रिए से, और सरकार के द्वारा जितने भी आधिकारिक जो ऑफिशियल इनके जो प्लेटफॉर्म है
वो सभी चाइना की है, और चाइना सरकार उनके ऊपर कंट्रोल करती है, कौन क्या बात कर रहा है, किससे क्या वार्तालाप हो रही है, वो सभी उसको जानने का अधिकार है, समझने का है। तो जब कोरोना वायरस को एक डॉक्टर ने जब बताया था, जब उनको पता लगा कि ये हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो उस डॉक्टर को चाइना सरकार ने मतलब मरवा दिया, उसका पता ही नहीं लगने दिया, उसको मरवा दिया। तो यानी कि ये टेंडेंसी रहती है वहाँ एक कंट्रोल करने की। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड है। तो चलो, जैसे भी उनका तरीका है, पर अपने आप को बूस्ट किया उन्होंने, सारी उन्होंने वेल प्लान किया, और जिस तरीके से प्लान उन्होंने किया था उसी तरीके से उन्होंने उसका कार्यप्रणाली को अपनाया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ था। जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी, उनकी जो वृद्धि दर थी वो 5 से 6% की थी। लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस दर पर पानी फेर रही थी, और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित की जा रही थी। अब आपको पता है कि चाइना के अंदर विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी है, और भारत में उसमें दूसरा स्थान है। ये दोनों देश हमारे एशिया के ही हैं। तो जैसे 5 से 6% उसकी वृद्धि हो रही थी, उसमें से 2 से 3% उसकी वार्षिक जनसंख्या के अंदर वृद्धि भी हो रही थी, और उतने ज़्यादा संसाधनों की जरूरत भी उनको पड़ रही थी। तो खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत करने लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी, यानी कि जितना भी वो प्रोडक्ट कर पाते थे, और जिस तरीके से आबादी बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं जो खेती थी वो उतना प्रोडक्शन जो उनको चाहिए उनकी आबादी के अकॉर्डिंग वो उसको कंप्लीट है वो नहीं कर पा रहा था। अध्याय में 2 हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिक के संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे में संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार न के बराबर था, और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी। अब जिस तरीके से ये अख्तियार टेक्नोलॉजी को अपना रहे थे, जिस तरीके से आर्थिक वृद्धि हो रही थी, और जो उनकी जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी, उसकी वजह से जो खेती थी वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। और इसी के अकॉर्डिंग हमने सोवियत संघ के बारे में देखा था, वो खेती के ऊपर उनका नियंत्रण था, और बाद में वो आगे चलकर ये जो लोग थे वो सरकार के खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ भी हो गए थे। तो बड़ा आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा था, प्रोडक्शन इतना हो नहीं रहा था, और थोड़ी सी जो अर्थव्यवस्था के अंदर तेज़ी है वो नहीं आ रही थी। न विदेशी व्यापार था, और न ही लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय थी वो बढ़ रही थी। तो अब आगे आ जाता है किस तरीके से उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बूस्टअप किया, उस अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरों देशों के साथ खोला, प्रति व्यक्ति आए, और टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने विश्व के साथ, जो आज अमेरिका के साथ उसका कंपैरिजन है वो किया जाता है। तो इसके बारे में जो आगे का जो वीडियो है वो कल हमारा कंप्लीट करेंगे, कल उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बात और बताना चाहूँगा, चाइना कभी भी अपनी इकोनॉमी लेवल को भारत के साथ कंपैरिजन नहीं करता है। वो अपनी इकोनॉमी लेवल को चाइना के साथ कंपैरिजन करता है, और भारत हमेशा चाइना के साथ अपनी इकोनॉमी को कंपैरिजन करता है। तो ये आप देखिए भी इस वजह से क्या वजह मानी जा सकती है जिसकी वजह से भारत और चाइना के साथ अपना कंपैरिजन कर रहा है, चाइना अमेरिका के साथ अपना कंपैरिजन है वो कर रहा है। तो बस आज का वीडियो लेक्चर इतना ही, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, कल नए वीडियो में। एंड तब तक अपना स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव, अपना ध्यान रखना, अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू करते रहना।